यूएन 75 साल पीएम के सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। संयुक्त राष्ट्र यानी वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके मकसद अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए काम करना है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर जिन 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे उनमें भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है, जबकि भारत अस्थायी सदस्य है। भारत काफी समय से स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं महासभा के संबोधन में एक बार फिर ये मांग उठाई गई, लेकिन इस बार भारत की तरफ से किए गए संबोधन में संयुक्त राष्ट्र से सवाल और नाराजगी साफ तौर पर सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल किया कि आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी, वैक्सीन, ड्रग से लेकर आतंकवाद समेत तमाम जरूरी मुद्दों को अपने भाषण में उठाया। पीएम मोदी ने कुछ तीखे और चुभते हुए सवाल संयुक्त राष्ट्र से अपने संबोधन में पूछे, जैसे कि बदलते वक्त के मुताबिक यूएन में बदलाव कब होगा, कोरोना से निपटने में यूएन की भूमिका क्या है, यूएन सुधार का इंतजार कब तक। पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में पूछा कि आखिर कब तक यूएन में सुधार नहीं होगा, यानी जिन वैश्विक जरूरतों के हिसाब से ये संस्था बनी थी, इसे वर्तमान में वैश्विक जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। यूएन में भारत की निर्णायक भूमिका कब, भारत से यूएन का भेदभाव कब खत्म होगा, कब तक भारत को फैसले से अलग रखा जाएगा। ये वो तमाम सवाल जो भारत की भूमिका के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से पूछे हैं। तो आखिर संयुक्त राष्ट्र सभा में और इस महासभा में पूछे गए इन सवालों का क्या मतलब है? आखिर क्यों भारत बार बार अपनी स्थायी सदस्यता की मांग संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में करता है? क्या इसके मायने हैं और आखिर क्यों भारत को इससे अभी तक अलग रखा गया है? इन सभी सवालों पर करेंगे आज बातचीत, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर जो आज खबर फास्ट ने भी अपने इस मंच से उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने के क्या है मायने? यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए कब खत्म होगा भारत का इंतजार? मौजूदा चुनौतियों से निपटने में क्या रही संयुक्त राष्ट्र की भूमिका? भारत की स्थायी सदस्यता की राह में कौन सबसे बड़ा रोड़ा? और चीन के प्रति बदला वैश्विक नजरिया क्या भारत की राह करेगा आसान? के स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं वो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है, जबकि भारत बार बार इसके स्थायी सदस्य होने की मांग करता आ रहा है। और स्थायी सदस्यता के मायने भी समझ लीजिए कि क्या हैं। सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है और अगर कोई एक स्थायी सदस्य पे देश इससे सहमत नहीं है तो प्रस्ताव पास नहीं होता है, तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। किसी भी प्रस्ताव को अगर सुरक्षा परिषद में पास होना है तो उसके 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति इसके लिए जरूरी होती है। स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं, तो ये वीटो पावर स्थायी सदस्यों के पास ही है। स्थायी सीट के लिए भारत की क्या दलील है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये दलील भारत देता रहा है। 120 करोड़ से अधिक की आबादी वाला देश भारत है और दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शुमार है। साथ ही भारत की सेनाएं दुनिया की 5 बड़ी सेनाओं में शामिल और भारत हर शांति मिशन में अपनी सेना भेजता है। ये वो तमाम मानक हैं जिन पर भारत खरा उतरता है और जो स्थायी सदस्य होने के लिए जरूरी है। तो इस पर बातचीत होगी कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत को क्यों नहीं मिल पा रही है, आगे इसके क्या आसार हैं, कितना और इंतजार करना पड़ेगा और इसके लिए किस तरह के जरूरी बदलाव की जरूरत है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक जानकार, राजनीतिक विशेषज्ञ आर.एन. मलिक जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मलिक जी। और सबसे पहले तो हम यही आपसे कहेंगे, एक बार दर्शकों को भी हमारे आप बताएं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र में भारत
की ये जो मांग है उसकी क्या मायने हैं? स्थायी सदस्यता मिलने का क्या मतलब है? क्या फायदा हो जाएगा भारत को इससे? कितना महत्व इसका बढ़ जाएगा? देखिए, ये जो भारत के पहले विदेश मंत्री थे नटवर सिंह जी, उन्होंने यूएनओ के बारे में कहा था कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हेलो जी जी मलिक जी, हम सुन पा रहे हैं। सुनाई दे रहा है जी। देख रहे हैं, ये जो वर्ल्ड यूएनओ है इसका रोल तो है बहुत बड़ा, लेकिन ये अपना रोल अपना अदा कर नहीं पा रही है। इसलिए इसको कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो स्थायी सदस्यता है, जो 5 देश है, उनके पास वीटो पावर है जी। ये नेहरू जी के वक्त में ऑफर हुआ था कि आप ये सदस्यता ले ले, लेकिन नेहरू जी उन दोनों बड़े दरिया दिल्ली में थे, उन्होंने 3 को दिलवा दी, खुद नहीं ली। अब उसके लिए हिंदुस्तान पैर मार रहा है कि किसी तरह से हमारे को ये परमानेंट सीट यूएनओ में मिल जाए, इतनी बात है। हालांकि यूएनओ में कोई खास बातें होती नहीं, एक छोटी बड़ी पंचायत है, इसकी कोई सुनता कुछ है नहीं। ये सारा डिपेंड करता है कि यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कितने इफेक्टिव आदमी है। वो तो है यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है, वो कुछ कर नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री स्पीच में एक बात कही अब की बार, देखिए 3 ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर, एक तो यूएनओ जी, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, एक वर्ल्ड बैंक। ये 3 ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड को काफी कुछ प्रभावित करती है। वर्ल्ड बैंक के हाथ में तो है लोगों को लोन देना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन देना ताकि गरीबी खत्म हो जी। वर्ल्ड बैंक में अपने जो ध्येय है कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही। एक वक्त था जब WHO बड़ा कामयाबी बड़े प्रभावी तौर पर काम कर रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, उसमें काफी कुछ कामयाबियां मिली। लेकिन अब की बार कोविड-19 की जो ये पेंडेमिक हुई, बस वो एक प्रवचन से करता रहा WHO, उन्होंने कोई खास काम करके दिखाया नहीं। बस ये कहते रहेंगे ये तो दिसंबर 2021 तक चलेगा, ये यूं चलेगा, ये सेकंड वेव आएगी, ये थर्ड वेव आएगी। किसी देश को उन्होंने प्रॉपरली गाइडेंस दी नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का दे देते तो और अच्छा था। यूएनओ के बारे में तो उन्होंने कहा है कि कोविड के मामले में यूएनओ ने कोई खास अदा रोल किया नहीं, लेकिन WHO के बारे में नहीं कहा जिसके बारे में कहना चाहिए था। जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच थी कल 22 मिनट की, वेल क्राफ्टेड स्पीच थी, लेकिन वो स्पीच जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी किसी ने लिख के उनको दी नहीं। एक था मौका था, एक धाकड़ स्पीच देते प्रधानमंत्री, लेकिन वो स्पीच एक प्रवचन की तरह थी। देखिए, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर प्रवचन काम नहीं देते, उसमें डायरेक्ट बातें की जाती है। सब देशों को पता है आज के दिन भारत की कितनी क्षमता है, कितनी उनकी इकोनॉमी अच्छी है, कितनी नहीं है, अंदर देश के अंदर क्या हो रहा है। देश के अपने देश के अंदर तो बात और है, क्योंकि चलिए बिल्कुल इस पर हम बातचीत करेंगे। आर्यन मलिक जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, वो भी यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। नीरज जुड़े हैं जगाधरी से, स्वागत है आपका। नीरज, रखिए अपनी बात। सबसे पहले मैं मैडम आपको और दोनों सर को नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात रखते हैं आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं रखी, और हम हमारे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य की मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए। मेरा ये सवाल है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रंजीत सिंह। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा अभी आर्यन मलिक जी ने कहा कि जिन उद्देश्यों के साथ में ये वैश्विक संस्थाएं बनी थी और जो भूमिका रही है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की, उसको लेकर के साफ सुनाई दिया कि प्रधानमंत्री भी सवाल उठाते हुए नजर आए। तो क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में जो संयुक्त राष्ट्र है वो उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके तहत इसका गठन किया गया था, और कितनी आप मानते हैं कि अभी में इसकी महत्वता बनी हुई है? मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने खबर साफ से बुलाया। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा है, यूएनओ का जो ऑब्जेक्टिव था उससे यूएनओ परे है।
आज चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, लेकिन चाइना कोई भी कार्य वर्ल्ड में नहीं होने देता। और इंडिया की जो भागीदारी यूएनओ में है, चाहे वो IPKF में लगाइए या 150 देशों को अभी कोरोना जब हुआ तो इंडिया ने दवाइयां भेजी, किसी दूसरे देश ने मदद नहीं की। आज इंडिया की वर्ल्ड में इमेज है, तो इंडिया को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूएनओ में मिलनी चाहिए थी। ये बहुत समय से पेंडिंग है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहा है, यूएनओ का रिस्ट्रक्चरिंग होना बहुत जरूरी है। इनडायरेक्टली 4 कंट्रीज, इसमें ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान का होना बहुत जरूरी है। और चाइना आज की तारीख में रोग स्टेट है। उन्होंने बगैर नाम लिए विस्तारवाद का समय खत्म हो चुका है, इसलिए चाइना को वैसे बाहर कर दिया जाए। कोई कंट्री चाइना को नहीं चाहता। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 2 साल के मेंबरशिप के लिए 188 मेंबर्स ने इंडिया के फेवर में वोटिंग किया है, 188 आउट ऑफ 192। ये बहुत बड़ी जीत है। इसी के साथ मैम इंडिया को, चाहे वो G7 हो, आसियान कंट्रीज हो, G4 हो या चाइना के 14 कंट्रीज की बाउंड्री लगती है, सबके साथ चाइना का झगड़ा है। तो विस्तारवाद का समय खत्म हो चुका है, इसके ऊपर लगाम लगाना पूरे वर्ल्ड को। लेकिन मेजर जनरल, जब इतनी चीजें भारत के पक्ष में है, 193 देशों में से जैसे आपने खुद बताया कि 188 देश भारत के समर्थन में यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, और जो स्थायी सदस्य हैं उसमें भी अमेरिका और जो रूस हैं वो वकालत कर चुके हैं भारत की। लेकिन इसके बाद भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारत को जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य बनने से रोक देती हैं? क्या है वो चीजें, कैसे दूर हो सकती है ये अड़चन? देखिए, अभी तक तो एक तो ये जो वीटो पावर थी, हर चीज में चाइना वीटो पावर करेगा। भारत टेररिज्म की बात करेगा तो वीटो पावर हो जाएगी। अभी SCO में, जिसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया भी मेंबर है, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म को इंक्लूड किया। और यूएनओ में भारत के प्रधानमंत्री ने फिर एड्रेस किया, वहां पर जिक्र किया टेररिज्म और ड्रग्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि चाइना भी टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और ड्रग्स को बढ़ावा दे रहा है। अभी पाकिस्तान को छेड़ रहा है, पाकिस्तान के थ्रू वेपन भेज रहा है टेररिस्ट को। तो चाइना पाकिस्तान के साथ एक रोग स्टेट है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। आज वर्ल्ड के सारे कंट्रीज यूएनओ में इकट्ठे होकर ये स्ट्रॉन्ग फैसला लेने का समय आ गया है। जी। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया, क्या आपको लगता है कि इसका प्रभाव जो है वो उन देशों पर पड़ेगा जो इस संगठन में शामिल हैं, और क्या ये प्रभाव जो है कुछ भारत के पक्ष में माहौल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा जी। देखिए, एक तो जो भारत की जो इमेज बनी है, चाइना को जो भी लेसन दिखाया है लद्दाख के एरिया में, अभी चाइना बिल्कुल डरा हुआ बैठा है। कितनी आर्मी डाल रहा है वहां पे, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिल्कुल तैयार है। इंडिया का जो वॉरशिप है साउथ चाइना सी में बैठा है। ये बहुत बड़ी ताकत है जी कि इंडिया जो है ना साउथ चाइना सी में चला गया। और अभी अगले महीने क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इंडिया की नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है मलाबार के एरिया में। तो इससे चाइना बिल्कुल भयभीत है, बिल्कुल डरा हुआ है। अभी मौका है यूएनओ के अंदर ये जोरदार शब्दों में अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करे, रशिया सपोर्ट करे, और इसी में ये फैसला होना चाहिए कि चाइना बाहर और इंडिया अंदर। लेकिन ये समय की मांग है, पूरा वर्ल्ड चाहता है। आने वाले समय में या भी जल्दी ही मेरा अपना मानना है इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जिम्मेदारी मिलेगी। आर्यन मलिक जी, आपको क्या लगता है ये जो वैश्विक हालात बने हुए हैं इस वक्त, और चाइना के खिलाफ जो है कई चीजें हैं, कई सारे देश जो हैं, जो ये महामारी फैली हुई है उसको लेकर के चाइना से नाराज भी हैं, खफा भी हैं, तो क्या ये आधार बनेगा भारत की जगह को पक्का करने में और चाइना को उसकी जगह से हटाने में, या फिर आप देख रहे हैं कि विस्तार किया जाएगा, यहाँ पर जो यूएन का चार्टर है उसमें ही आगे विस्तार होगा? देखिए, ये जो भाई साहब बोल रहे इसको बोलते हैं सेल्फ प्रेज, एंड सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन। ये देखिए, जो यूएनओ की सदस्यता है ना, ये मांगने से चीजें नहीं मिलती। ये भारत को सदस्यता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए,
ऐसी चीजें नहीं मिलती। जी। इस चीज के लिए बड़ी तगड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है और देशों के साथ एक ग्रुप बनाना पड़ता है, उनको तैयार करना पड़ता है, तब जाके मिलती है। ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, हर साल कह दिया मेरे सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अब चाइना की बात ले लो। अब वो चाइना का परमानेंट मेंबर है। एक तो यूएनओ के इनफेक्टिव होने का कारण यही है कि इन 5-6 देशों के पास वीटो पावर है। जो फैसला होगा वो इनको अच्छा नहीं लगा, वीटो पावर कर दें, तो फिर यूएन बॉडी किस बात की रहेगी कि वीटो पावर ही है। दिस इज नंबर 1। अब क्योंकि औरों के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, डेमोक्रेसी भी है। सारी बात एक वक्त था जब हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अब तो इकोनॉमी काफी नीचे चली गई, सब देशों को पता है। अब वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा। दूसरी बात रही बात चीन की। चीन जो है बहुत, देखिए देश में उसका प्रभाव होता है जो इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चीन इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने बहुत देशों में अपना पैर जमा रखा है। रही भारत के साथ चीन की बात, जी मलिक जी। अब प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान की बात होती है जब तक 56 इंच की छाती हो जाती है, जब चीन से बात होती है जब 22 इंच की छाती हो जाती है। और ये सब देश नोट करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने स्पीच में जो दिया, चीन के ऊपर इनडायरेक्ट रेफरेंस दिए हैं, डायरेक्टली नहीं देते। तो सब देश नोट कर लेते हैं कि इंडिया की हिम्मत ही नहीं है डायरेक्टली चाइना को शूट करने की। ऐसे कहेंगे कुछ देश ऐसे करते हैं, अरे तुम सीधा को चाइना ऐसे करता है। अब तक देखिए जब 15 जून को हमारे जो 20 जवान शहीद हुए थे, उसके सारा दिन भारत सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगले दिन 4 बजे जाके दी, और उसके बाद भी चीन को डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया गया। तो मलिक जी क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि खुलकर नहीं बात करते हैं, दबे छुपे लफ्जों में बात होती है, तो अगर यहाँ पर क्या भारत खुल्लम खुल्ला बात करे या नाम ले चाइना का, और जो कुछ यहाँ पर उसके साथ मतभेद है, चीजें गड़बड़ है, उन्हें बताए, तो क्या आसान होगी भारत की राह इससे? मैंने देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं कोई एंटी मोदी आदमी नहीं हूँ। हम तो नेशनल इंटरेस्ट में सोचते हैं। ये स्पीच मैंने सारी सुनी थी, बिल्कुल नीरस स्पीच थी। वो जिसको अपनी भाषा बोलते ना, वो जो डॉक्टर स्पीच, वो डॉक्टर स्पीच नहीं थी, एक प्रोफेशन था, स्पीच नहीं थी। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ मलिक जी, तो क्या जो दूसरे और देश हैं विश्व के, उनका जो नजरिया है देखने का वो और ज्यादा क्लियर होगा अगर भारत यहाँ पर जैसे पाकिस्तान का नाम लेकर के आतंकवाद की जब बात होती है तब बात करता है। इसी तरीके से अगर चाइना की बात भी यहाँ पर की जाए, जो कुछ चाइना की तरफ से इस वक्त हो रहा है एलएसी पर, उन चीजों को अगर भारत सामने रखे तो क्या और ज्यादा साफ तरीके से भारत अपनी बात रख पाएगा वैश्विक पटल पर, और उसकी बात जो है गंभीरता से सुनी जाएगी? देखिए इंटरनेशनल इश्यूज और भी बहुत ज्यादा है जिनको भारत में, उसको बोलते हैं ना, क्लियर वेन कह सकता, क्रिस्टलाइज वेन कह सकता है। इंटरनेशनल इश्यूज को तो छेड़ा ही नहीं। आप पाकिस्तान के ऊपर मत जाइए, पाकिस्तान एक बहुत छोटा देश है, उसको यूएन में पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, यूएन पाकिस्तान को एक अहमियत देना। अगर रही बात चाइना की, चाइना में उन्होंने हमारी जमीन हड़प ली, हम कुछ कर नहीं पा रहे। वो कहते बातचीत कर लो, करते रहो, बातचीत में कुछ निकलना नहीं। वो जो मॉस्को में जो संधि हुई थी 5 पॉइंट, वो संधि में भी कुछ जान थी नहीं, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। वो हमारी जमीन ले गए, क्या हम बोलते रहो, हम तो लकीर पीटते रहो, हाथ था वो निकल गया, आप उस लकीर को पीटते रहिए। इसलिए चाइना की बात भी छोड़ दिया। मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह, और एक सेकंड में जी, यूएनओ के अंदर और बहुत बातें इंटरेस्टिंग है उनकी, जो भारत कह सकता था और जिसका असर होता था। सबसे जरूरी था WHO का टैग करना। अब की बार WHO का जो रोल कोविड पेंडेमिक निकल रहा है वो बहुत ही फिकर है। सीधा कहना चाहिए था, जो WHO को दूसरे देशों को गाइड करना चाहिए था, उसमें गाइड रोल नहीं है WHO का, टू गाइड अदर देश इन द मैटर ऑफ हेल्थ। और वो WHO बस बैठ के एक प्रमोशंसा करता है WHO, ये कोविड ऐसे फैल जाएगा, यू फैल जाएगा। डॉक्टर रंजीत सिंह, मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह, आरिन मलिक जी ने जो बातें यहाँ पर कही हैं, क्या आप अग्री करते हैं उन सब चीज़ों से? मानते हैं कि भारत जो है वो पूरी तरीके से अपनी बात को समझा पाने में अभी जो है वो नहीं वो कामयाब हो पाया है? कायनात जी, 62 में भारत अपनी बात नहीं कह पाया था। 62 वॉर में एक भी कंट्री भारत के साथ नहीं था, 65, 71। लेकिन आज भारत के साथ
पूरा वर्ल्ड है, चाहे वो कोरोना है या प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही हैज गिवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द कंट्री। जब चाइना वहाँ फिंगर 4 पे गया, मैं मलिक साहब को बता देना चाहता हूँ, 62 वार के बाद ब्लैक टॉप, रेजांगला, रिंचिंगला, मगर हिल, गुरुंग हिल पर कब्जा किया इंडिया ने। आज फौजियों की छाती चौड़ी है वहां जाकर के, हम चाइना की फिंगर 4 के ऊपर बैठे हैं। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चाइना डरा हुआ है। जहां भारत के 20 जवान शहीद हुए, चाइना के 109 आदमी मरे हैं। हमारे पंजाब का एक जवान जो शहीद हुआ था, उसने 10 चाइनीज को मारा है। तो इसलिए कुछ लोग नहीं मानते, चाइना छुपाता है डेड बॉडी, लेकिन भारत का जो जवान है, भारत का जो अफसर है, वो बहुत मोटिवेटेड है। चाइना का पीएलए का जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, वो बेचारा 2 साल की नौकरी करने आता है और वो नौकरी पीएलए के लिए करता है, देश के लिए नहीं करता। चाइना का जवान हमारे सामने कहाँ खड़ा होगा, ये बिल्कुल भी इस बात से नहीं। अगर हम बात यहाँ पर यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता की करें तो क्या लग रहा है, चाइना को हिलाना इतना आसान है क्या उस पोजीशन से जहाँ वो है? चाइना को हिला रखा है चाइना जी IPKF जो यूएनओ के पीस कीपिंग मिशन है, उसमें इंडियन आर्मी का मैक्सिमम रोल है वर्ल्ड के अंदर। सबसे ज्यादा आदमी हमने भेजे, सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं पूरे वर्ल्ड से। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है वहाँ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। तो फिर क्या वजह है बार बार डॉक्टर रंजीत के भारत का पक्ष जो है वो अनदेखा कर दिया जाता है? लंबे वक्त से भारत मांग कर रहा है स्थायी सदस्यता के लिए। इतना कमजोर दिखाया गया, अभी तक टाइम लगेगा कायनात जी, अब टाइम आ रखा है जहाँ सारे वर्ल्ड के कंट्री आपके साथ है, आपकी जो है इज्जत, जैसे मलिक साहब कहते, आपकी चौधर वर्ल्ड में बढ़ रही है। तो अभी वो टाइम भी आएगा और वो आ ही रहा है जहाँ आपकी एडिशनल जिम्मेदारी आपको यूएनओ में मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि WHO जो साहब ने जिक्र किया, वो एक पपेट है चाइना के हाथ में, इसलिए कोरोना चाइना ने दिया हुआ एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब ये टेररिज्म फैला रहे हैं, फिर ये स्पेस वॉरफेयर, फिर साइबर वॉरफेयर। तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि चाइना पूरे संसार को करने वाला है अगर इसको भी ठीक नहीं किया तो। इसलिए चाइना को पूरा वर्ल्ड मिल करके ठीक करेगा, यूएनओ भी उसमें साथ देगी इंडिया को। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये अपडेटेड नहीं है। जो 19 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी थी ना कोई घुसा है, ना घुसा हुआ, ना घुसेगा। तो जो हमारे मित्र देश थे उन सब के एम्बेसडर ने फोन किया, ये तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, ये स्पीच देखो तो आपने चाइना को क्लीन चिट दे दी, चाइना की घुसा ही नहीं, झगड़ा किस बात का है, फिर आपका सिपाही मरे क्यों? तब जाके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इस स्पीच को साथ ही राइडर लगाया कि नहीं हम तो 15 जून के बाद की बात कर रहे हैं। मॉस्को में जो एग्रीमेंट हुआ, जयशंकर जी जाने से पहले ये कहा कि हम इस बात पर अड़ेंगे। इस देखिए स्टेटस को एंटी में फर्क होता है। अब जो राजनाथ जी ने स्पीच दी पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि हम चाइना को स्टेटस को डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। जिसके कहना चाहिए स्टेटस क्वालिटी का मतलब है जो 19 अप्रैल से पहले पोजीशन की शर्त पर हम उस बात के लिए अड़ेंगे। आज के दिन तो ठीक है, उन्होंने जो कब्जा करना था कर लिया, अब तो ये कहते हैं उससे आगे कब्जा नहीं होने देंगे। इस बात से कोई मायने नहीं। तो स्टेटस को एंट्री के बारे में नहीं बोलते। चाइना को ऐसे देखिए, यूएनओ में हमने चाइना को नहीं हिलाना है, हमने यूएनओ में अपना पैर जमाना है। जिस तरह अंगद ने पैर जमाया था ना श्रीलंका में, ऐसे हमने अपना पैर जमाना है। ये पैर जमाना मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए बहुत तगड़ी बाकी देशों के साथ डिप्लोमेसी तगड़ी करनी पड़ती है, तब जाके बात बढ़ती है। अरे बात 62 की, लेट मी टेल यू। तो क्या, चलिए आपने डिप्लोमेसी की बात की, मलिक जी मैं बात करूंगी इस पर, आगे हम चर्चा करेंगे जी। चलिए कहिए मैडम, दो बड़ी पता की बात बताता हूँ आपको। 62 में जब अटैक किया तो नेहरू जी ने सारे कंट्री को एड्रेस किया और चाइना को ओपनली अग्रेसर करा। सारे देशों को चिट्ठियां लिखी कि चाइना ने हमारे साथ
ये धोखाबाजी की, सब कुछ किया। और अब की बार हमारे प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं लिया अब तक। जो देश यूं करेंगे, जो देश में स्वार्थवाद करेंगे, जो देश में सब देश यही करते हैं। आप आपके प्रधानमंत्री से इनका मायने इनके लिए एक्यूज कर रहे हैं। यानी अगर आप नाम नहीं लेते हैं तो फिर आपके संबोधन के मायने भी जो है वो खत्म हो जाते हैं। वो जो चेतावनी है वो फिर वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहां उसे पहुंचना है। नहीं हो रहा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल मलिक जी, इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं, नवनीत हमारे साथ। स्वागत है आपका नवनीत। बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। देखिए, जो 62 वार हुआ तो चाइना के एम्बेसडर ने बताया। मलिक जी आऊंगे आपकी तरफ। एक दर्शक जुड़ गए, उनको ले लेते हैं, उनकी भी बात ले लेते हैं। जी नवनीत जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल है जी मेजर साहब से, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इंडिया हर फोर्सेस भेजता है जी, तो चाइना ने पूरे वर्ल्ड को कोरोना दिया है, तो क्या वर्ल्ड एक स्टेज पे आके, एक पोडियम पे आके ये नहीं कह सकता कि हम उनको ही उस 5 मेंबर जो है एडवाइजरी काउंसिल से निकाल दें? तो मतलब हम एक प्रस्ताव रख सकते हैं कि इनको बाहर निकालिए। जिस बंदे ने पूरी दुनिया को आगे लगा रखा है, जिस चाइना ने, विस्तारवादी चाइना या जो भी है, मतलब उसकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो वर्ल्ड के हित में हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी जल्दी से मलिक जी, मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगी। जो दर्शक ने हमसे पूछा है, क्या लगता है, क्या ये जो स्थितियां बनी हुई है, परिस्थितियां हैं, पता यहाँ पर सभी को है, बात सब करते हैं, लेकिन क्या यहाँ लगता है कि बिना कोई ठोस सबूत होने की ना होने की वजह से ये बात उतनी ज्यादा रहेगी कारगर, और चाइना के खिलाफ इस बात की मद्देनजर कोई कदम उठाया जा सकता है यूएन में? देखिए, सब कुछ हो सकता है, ये सदस्य से नहीं निकाला जा सकता। और यूएन आपको पता है बड़ी इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ तो वो कहते हैं ना, हमारे देहात में जो रूस से हुएगा पीयर है और कुछ नहीं है। यूएन के अंदर कुछ नहीं है, आप उससे कोई उम्मीद मत रखें। आज के दिन एक प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा आदमी है जो चाइना के खिलाफ खुल्ला बोल रहा है, और किसी देश का कोई प्रधानमंत्री कोई आज कभी अब भी चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहा। कोई नहीं कहता ये कोरोना चाइना ने हमारे देश में फैला है। जर्मनी भी नहीं कहता, फ्रांस भी नहीं कहता, इंग्लैंड भी नहीं, कोई नहीं कह रहा है एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। और उसको यूं कह देते हैं कि ये अपने इलेक्शन के चक्कर में कह रहा है। मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। क्या मायने निकाले जाए प्रधानमंत्री के संबोधन के? क्या वाकई में असरदार रहेगी पीएम की स्पीच? जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। कायनात ये असरदार नहीं अगर प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर बोलता है हमारा जवान हर लड़ाई के लिए तैयार है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे, विस्तारवाद का समय खत्म हो चुका है, चाहे चीन लो या ना लो, ले में पाकिस्तान तो है नहीं। हमारे जवान चीन के हैं, हमारे टैंक, हमारी तोपें, हमारे कमांडोज, हमारी एयरफोर्स। पीएम की ये बात, ये स्पीच जो है, भले ही देश के जवानों के लिए, देश के लिए बहुत असरदार साबित हो, लेकिन यहाँ पर अगर विश्व पटल पर देखें तो शायद ये उतनी ज्यादा असरदार नहीं दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर मान्यता चाहता है। विश्व के अधिकांश देश भारत के साथ हैं, लेकिन हर बार चीन वीटो लगाकर अड़ंगा डाल देता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ना तो चीन ना ही पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से सवाल जरूर किया। हालांकि भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने में कामयाब रहा, और इसके साथ ही एक पुरानी बहस फिर जिंदा हो गई कि कब भारत को स्थायी सदस्यता जो है वो मिल पाएगी। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये रास्ता कब साफ होगा, ये जवाब जो है अभी किसी के पास नहीं है। फिलहाल के लिए सवाल आपका, मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।